हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लास में एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को आइए हम पढ़ करके पहले समझ लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। तो ये न्यूमेरिकल है। इससे पहले के न्यूमेरिकल या इससे पहले के कॉन्सेप्ट को हमने पहले पढ़ चुका है, देख चुका है, समझ चुका है। तो ये देखिए, ये न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन है एन अंडरग्राउंड पाइपलाइन इज लेड व्हेन द टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, what stress would be produced in it when the temperature falls down to minus 2 degree Celsius and the pipe is unable to contract? Take alpha equals to 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius and E equals to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से हमें बहुत ही क्लियरली ये चीज़ एक समझ में आ रहा है। उस चीज़ जो जो हमें समझ में आ रही है वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं कि डायग्राम के माध्यम से हम पहले उसे बना करके और उसे हम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें ये बताया जा रहा है कि एक हमारे पास में एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप कैसा है? सर्कुलर है। और ये पाइप कैसा है कि इसका जो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है वो है 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ओके। तो और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक अंडरग्राउंड पाइप है जिसमें कि जिसका कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस और उसका जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से घट करके कुछ समय में घट करके वो कितना आ रहा है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो उसमें हमें कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है उस पर्टिकुलर उस अंडरग्राउंड पाइप में, उस पाइपलाइन में कितना पर्टिकुलर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ है, उस स्ट्रेस की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन जो है वो लिखा हुआ है 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ पर ये चीज आ रहा है समझ में कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जैसे इसको हम बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में अगर हम काट देते हैं, बहुत ही फाइन हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं और हर एक हिस्सों को अगर हम बोलें कि ये वाला जो हिस्सा है उसका जो डायमेंशन है वो 1 mm का स्क्वायर है, ओके। और मान लीजिए कि इसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर है और इस ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया। और फाइनल टेम्परेचर हमें क्या बताया जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो है -2 डिग्री सेल्सियस है, ओके, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और यहाँ पर हर एक डिग्री के लिए, हर एक डिग्री के लिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस का जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि 12 इंटू 10 रेज टू पावर -6 का मतलब क्या होता है कि 12 के आगे में जो डेसिमल की वैल्यू पर 6 डिजिट आगे है, मतलब कि 0 पॉइंट, यहां पर देखिए ये क्या है, 6 लिखा हुआ है ना, तो 0.1 2 3 4 5 6 1 2। तो हमारा जो है अगर 1 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही केयरफुली इसको आप समझेंगे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन की अगर तापमान अगर बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस की अगर वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमारा जो पर्टिकुलर जो ट्यूब है, जो पाइप है, उसका जो साइज है, उसका जो मतलब कहना चाहिए उसका शेप या साइज में क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो डिफरेंस क्या रहेगा, 1 डिग्री में उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये पर्टिकुलर हमें वैल्यू का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब अगर 1 डिग्री हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री है तो कितना आएगा वैल्यू, 0.1234561 2। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज हुआ है तो ये 1 2 क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। अगर 3 डिग्री सेल्सियस है
तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस में ये इतना mm का हमें डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 0.000000120 mm का हमें वो चेंज हमें मतलब इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर वो तापमान अगर बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है, तो हमें ये क्या दिखेगा, ये बढ़ते क्रम में दिखेगा, ये भी इसका जो डायमेंशन है वो भी बढ़ते क्रम में दिखेगा। और अगर तापमान घटते क्रम में दिखेगा, वो घटते जा रहा है घटते जा रहा है, तापमान और ठंडा होते जा रहा है, टेम्परेचर और कूल होते जा रहा है, तो हमारा जो ये जो mm की जो वैल्यू है ये भी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी, माइनस में जाता जाएगा। माइनस 12 इंटू 10⁻⁻6 का जो वैल्यू है वो और छोटा होते जाएगा। तो ये भी एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है, एक फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि हम और ठंडा करते जाए तो वो सिकुड़ता चला जाए और वो सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत ही छोटा सा बच जाए, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है कि वो कुछ दूर तक के तो खिंचाता है, पर वो खिंचाने के बाद में क्या हो जाता है, कुछ दूर जाने के बाद में वो टूट जाता है 2-3 हिस्सों में। तो यहाँ पर भी बस वही सेम चीज है, वही सेम चीज है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखने का या समझने का अगर अच्छे से अगर कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पाइप है, एक पर्टिकुलर पाइप है, उस पर्टिकुलर पाइप का हमें क्या करना है, जो स्ट्रेस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। कैसा स्ट्रेस है वो, एक कहना चाहिए कि एक क्लोज्ड बॉडी के अंदर में मान के चलिए कि वो एक पाइप रखा हुआ है, और उस पाइप का जो तापमान है उसको हम 20 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस कर दिए हैं। तो वैसे पाइप की स्थिति में हमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो वैल्यू जो दिया हुआ है, देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, ये पर्टिकुलरली मेटल टू मेटल अलग अलग होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है ये। ठीक है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। और यहाँ पर देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, जिसे कि हम ई से डिनोट करते हैं, पर्टिकुलरली ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, ई मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक बॉडी है, अगर मान लिया जाए कि एक अगर इस प्रकार का अगर एक क्यूब है, ठीक है, एक अगर इस प्रकार का अगर एक क्यूब है, ये देखिए ये क्यूब बन गया एक। तो इस प्रकार का अगर एक क्यूब है जिसका डायमेंशन जो है अगर हम यहाँ से भी नापें तो 1 mm, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, स्केल से आप लोग कई बार देखे होंगे, ये भी 1 mm है, और ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया हाइट, और ये हो गया आपका क्या, ब्रेड्थ, तो ये भी 1 mm है। ठीक है, बट अगर इसी डायग्राम को अगर हम बड़े रूप में अगर देखें तो ये क्या चीज है, ये बहुत ही बड़े से एक डायग्राम का एक हिस्सा है। ये इस प्रकार का कोई एक क्यूब है, उस क्यूब का हम एक हिस्से को हमने क्या किया है, काट दिया है। मान लीजिए ऐसा हमने क्या किया है, काट दिया है, एक बहुत ही बड़े से क्यूब के एक छोटे से हिस्से को हमने काटा है, 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ब्लॉक है, जैसे कि एक मैच स्टिक बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है, और वो सॉलिड है, अंदर से वो खोखला नहीं है, अंदर से वो हॉलो नहीं है, अंदर से वो क्या है, सॉलिड है। तो उस मैच बॉक्स स्टिक में अगर आप 1 mm का अगर आप एक स्मॉल सा अगर एक क्यूब अगर आप काट दें, क्यूब जैसा काट दें, या डाइस जैसा अगर आप काट दें, तो वो कटिंग जो रहेगा, वो कटिंग के उस छोटे से हिस्से के, उस पर्टिकुलरली एक छोटे से एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो, तो यहां पर देखिए, ये फिर से हम देखते हैं इसको। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे वो कितना भी बड़ा पाइप हो, ट्यूब हो, ब्लॉक हो, क्यूब हो, एंगल हो, चैनल हो, या कोई भी मेटल का कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो, तो उसके हर एक एक mm की हम यहाँ पर गुण, या हम एक एक छोटे छोटे उसके एक पर्टिकुलर एक यूनिट हमने डिफाइन किया mm। तो उसके हर एक एक mm की हम डिजाइनिंग के आधार पर हम बता रहे हैं कि अगर उसमें 2 इंटू 10⁵ न्यूटन का फोर्स अगर उसमें लगाया जाए तो वो क्या दिखाएगा, इलास्टिसिटी बिहेवियर दिखाएगा। मतलब कि इतने लोड में अगर हम उसमें काम करें तो कुछ देर के बाद में क्या होगा, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा।
ठीक है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि अगर कोई पुल है, पुल के नीचे अगर आप खड़े हैं, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे में अगर आप खड़े होकर के देख रहे हैं कि उसमें से बहुत सी जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुछ व्हीकल्स हैं, तो वो जैसे जैसे जाते जा रही है तो जो ब्रिज है वो क्या हो रहा है, हल्का हल्का स्लाइटली वाइब्रेट भी हो रहा है। तो वाइब्रेट होने के बाद में वो अपने ओरिजिनल शेप साइज, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से वो आ जाता है। अगर मान लीजिए कि एक बार अगर वो वाइब्रेट हो गया और वाइब्रेट होने के बाद में फिर से अगर वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आया, तो ये मान करके चलिए कि उतना बड़ा जो ब्रिज है वो 2 से 3 घंटे में क्या होगा, टूट जाएगा, 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा वो पुल, वो जो ब्रिज है। तो सेम चीज यहां पर इलास्टिसिटी की भी वैल्यू है कि अगर कोई भी मटेरियल है उसमें अगर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² से ज्यादा अगर वैल्यू, अगर 1 mm के क्यूब में अगर 2 × 10⁵ न्यूटन से ज्यादा का अगर लोड अगर उसमें लगाया जाए, तो वो किस किस स्टेट में चला जाता है, इलास्टिसिटी से वो प्लास्टिसिटी स्टेट में चला जाता है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है यहां पर क्या बताया जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और जो टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो क्या बताया जा रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। थर्मल स्ट्रेस के न्यूमेरिकल इसे कहा जाता है, न्यूमेरिकल्स अपॉन थर्मल स्ट्रेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है। थर्मल स्ट्रेस को निकालने का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेस को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से हम डिनोट करते हैं, एफ इक्वल्स टू ई इंटू अल्फा इंटू टी। जैसे कि ये देखिए यहां पर ये दिख रहा है ई इंटू अल्फा इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला जैसे कि हमें दिख रहा है ई इंटू अल्फा टी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन में। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रेस की वैल्यू में ये सारे जो ई की जो वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये वाली वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू दी हुई है 12 × 10⁻⁶ की जो वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है देखिए इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, 20 -2, तो यहाँ पर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस। तो 22 डिग्री सेल्सियस का हमें यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है थर्मल स्ट्रेस का। तो देखिए यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है थर्मल स्ट्रेस का, E इक्वल्स टू सॉरी एफ मतलब कि स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हमें निकालना है इस पर्टिकुलर पाइप में, एफ इक्वल्स टू ई इंटू अल्फा इंटू टी। ठीक है, अल्फा इंटू टी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा इंटू टी। तो ये वाले फॉर्मूले के माध्यम से हमें क्या करना है, ये वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग आगे इसी लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर फोकस करेंगे, सेम इसी की तरह है, थोड़े उसमें वैल्यूज और डेटा उसमें डिफरेंट है। तो देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल को, ई इंटू अल्फा इंटू टी, ये जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का ई इंटू अल्फा इंटू टी, इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, पूरे वैल्यूज को हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो पूरे वैल्यूज को देखिए सबमिट करने से स्ट्रेस क्या हुआ, 2 × 10⁵ इंटू 12 × 10⁻⁶, सॉरी 12 × 10⁻⁻⁶ इंटू 22, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, 22 हुआ। मेरे ख्याल से टेम्परेचर डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या आई, एफ की क्या वैल्यू आई, 52.8 न्यूटन पर mm² आया। तो ये जो वैल्यू है देखिए इसकी वैल्यू जो है ये प्लस में आया है, प्लस प्लस का नेचर मतलब कि प्लस नेचर मतलब कि टेंसाइल लोड लग रहा है। और अगर यही अगर माइनस का अगर सिग्नेचर आ जाता हमारे स्ट्रेस के आंसर में, तो वो क्या हो जाता, टेंसाइल के जगह कंप्रेशन कंप्रेसिव इन नेचर हो जाता, टेंसाइल इन नेचर के जगह वो क्या हो जाता, कंप्रेसिव इन नेचर, और नेगेटिव साइन आ जाता। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है हमारा, जो कि एक अंडरग्राउंड पाइप के बारे में बताया जा रहा था। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन की, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, मतलब 4 वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। और स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से फॉर्मूले के माध्यम से हमने थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है उसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, जो कि यहाँ पर 52.8 न्यूटन पर mm² आया है।
ठीक है। तो इसी के साथ में ही हम एक दूसरा न्यूमेरिकल भी देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल पर देखिए बताया जा रहा है, a steel rod 2 meter long is heated through a temperature of 100 degrees Celsius. Find the stress induced in the rod if coefficient of linear expansion is alpha equals to 12 into 10 raised to power minus 6 into 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Take E equals to 2 into 10 raised to power 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि हमें लेंथ कितना दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। 2 मीटर को अगर हम 1 मीटर मतलब कि अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारा क्या हो गया 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। टेम्परेचर टी की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन की वैल्यू 12 इंटू 10⁶ दिया हुआ है। अब हमें इंड्यूस्ड स्ट्रेस यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। इसका हम एक बार डायग्राम भी हम बना करके देख लेते हैं। तो ये बनेगा इसका डायग्राम, हम फ्रेश बोर्ड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए ये एक इस प्रकार से एक स्टील का एक ट्यूब है जिसकी की लंबाई जो है वो है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे कि हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर भी बताया जा रहा है। ठीक है, और ई की वैल्यू हमें दी हुई है, ई की वैल्यू हमें दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जो स्ट्रेस होता है वो एफ इक्वल्स टू क्या होता है ई अल्फा टी होता है। ठीक है, तो ई हमें दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। तो ये सारा चीज जब हमें दिया हुआ है तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेस की जो थर्मल स्ट्रेस की जो पर्टिकुलरली वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ई अल्फा टी के फॉर्मूले में हम रख करके क्या करेंगे अपने वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि ये देखिए मटेरियल पे उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज होती है, थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज होती है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, ये मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, मटेरियल के क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग होता है, उसकी टफनेस, उसकी हार्डनेस, ये सारी चीजें उसकी क्या होते हैं, हर मेटल का स्वभाव अलग अलग होता है, उसकी डक्टिलिटी, उसका ब्रिटिलनेस, उसका फटीग स्ट्रेंथ, उसका क्रीप स्ट्रेंथ। तो ये सारी वैल्यूज उसकी क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग क्यों होता है, वो डिफरेंट क्यों होता है, हर मेटल्स का जो वैल्यू जो है वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि वो मेटल जो पर्टिकुलर मेटल होता है वो मेटल जिन चीजों से मिल करके बना है, जिन चीजों से मिलकर के बना है वो उसके ऊपर में आधारित रहता है, वो उसके ऊपर में डिपेंडेंट रहता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, मटेरियल की टफनेस क्या होगी, या और मटेरियल की जो भी और अन्य गुण जो हैं वो क्या होंगे। तो वो क्या होते हैं, वो मटेरियल के मतलब कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के मटेरियलिस्टिक कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं वो, कि इस मटेरियल का स्वभाव या गुण क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होंगी, वो क्या होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को फिर से। तो यहाँ पर देखिए E इंटू अल्फा टी हो गया, इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो हो गया F इक्वल्स टू ई अल्फा टी हो गया, पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन पे हमने सारी वैल्यूज को हमने पुट किया E अल्फा टी में। तो E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶, अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और टी टेम्परेचर जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, एक ही टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। तो टी की जो वैल्यू है वो क्या है 100 है। तो यहाँ पर देखिए इंड्यूस्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है, सारे को अगर हम कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, ई अल्फा टी के वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है 2400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है 2400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। आइए इसी के आगे हम एक और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू ए टेंसाइल टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए माइल्ड स्टील बार। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक यूटीएम मशीन है,
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, उसमें हम टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। और टेंसाइल टेस्ट किस मटेरियल का हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं माइल्ड स्टील बार का हम टेंसाइल टेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो यहाँ पर हमें 7 वैल्यूज अलग अलग दी हुई है। जैसे कि डायमीटर ऑफ स्टील बार हमें दिया हुआ है 30 mm, गेज लेंथ हमें दिया हुआ है 200 mm, एक्सटेंशन एट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है 0.139 mm। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा। और लोड एट इलास्टिक लिमिट हमें दिया हुआ है 230 किलो न्यूटन, 230 किलो न्यूटन। मैक्सिमम लोड 360 किलो न्यूटन, 360 किलो न्यूटन। तो ये मैक्सिमम लोड क्या है? 360 किलो न्यूटन के आगे अगर हम लगाएंगे तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, 2-3 हिस्सों में टूट जाएगा, 2-3 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका मैक्सिमम लोड। अगर उससे ज्यादा लोड लगाएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे 360 किलो न्यूटन मैक्सिमम लोड दिया हुआ है, तो जैसे ही आप 361 या 360.5 किलो न्यूटन जैसे ही आप लगाएंगे तो मटेरियल क्या होगा? टूट जाएगा, 2-3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम लोड। टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन क्या है? देखिए यहाँ पर जो लेंथ था वो कितना था? 200 mm था। और टोटल एक्सटेंशन मतलब 200 mm के बार को जब आप खींचे तो उसका जो सबसे इलोंगेस्ट पॉइंट क्या हुआ, मतलब टूटने से जस्ट एक या एक माइक्रो सेकंड पहले क्या था? तो वो क्या होगा? 56 mm जो है वो क्या हो गया था? बढ़ गया था। मतलब 200 mm से बढ़ करके वो कितना हो गया था? 256 mm हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने और लोड लगाया, जैसे ही मतलब 360 किलो न्यूटन के लोड पे, ऐसा मान लीजिए आप कि 360 किलो न्यूटन के लोड पे उसकी जो एक्सटेंशन जो हुई, हाइट की जो एक्सटेंशन हुई वो कितनी हुई? 56 mm हो गई। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए। अब डायमीटर ऑफ बार एट फेलियर, मतलब फेल होने से जस्ट पहले उसका जो डायमीटर था वो कितना है? देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो 30 mm था, लेकिन फेल होने से पहले उसका डायमीटर कितना हुआ? 22.25 mm हो गया। ठीक है, डायमीटर ऑफ बार एट फेलियर क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? 22.25 mm बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट हमें क्या क्या करना है? द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, हमें 4 चीज यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बताई गई है। पहला है द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, हमें बताया गया है। दूसरा है द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमें ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और तीसरा है द परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चौथा है परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम पहले समझ लेते हैं। ये न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, यहाँ पर ये एरो बन गया, ये हो गया ओ। तो यहाँ से जैसे कि पॉइंट शुरू करते हैं, इस प्रकार से नेकिंग होता है और इस प्रकार से ये मटेरियल क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, ये कॉर्नर से शुरू होता है, सॉरी। ओके, तो ये इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं या इंजीनियर्स कर्व हम कहते हैं इस पर्टिकुलरली इस इस ग्राफ को। ठीक है, तो इसी ग्राफ के आधार पर है माइल्ड स्टील का कुछ इसी प्रकार से पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर आगे समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएम मशीन है, उसमें क्या चीज लगाए हैं? उसमें हमने 200 mm का एक बार लगा दिया है, 200 mm का एक बार लगा दिया जिसकी लेंथ क्या है? 200 mm है। लेकिन जब हम उसमें लोड लगा रहे हैं 360 किलो न्यूटन का, 360 किलो न्यूटन का जब हम उसमें लोड लगा रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ करके क्या हो गई है? उसकी हाइट बढ़ करके हो गई है 56 mm। ठीक है, तो अब टोटल क्या हो जाएगा? 256 mm हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसकी जो डायमीटर है वो नॉर्मली कितना दिया हुआ है? 30 mm दिया हुआ है, लेकिन टूटने के समय में ये कैसा हो गया है? ये नेकिंग किस्म का हो गया है। तो अब इसका जो सबसे कम वाला जो डायमीटर है वो कितना हो रहा है? वो कितना हो रहा है? 26.5 mm के आसपास हो रहा है। देख लेते हैं वो कितना हो रहा है। 22.25, देखिए डायमीटर ऑफ बार एट फेलियर, तो 22.25 हो रहा है वो। ठीक है, तो ये 22.25 mm है। ठीक है, ये पतला जो इसका जो डायमीटर है ये क्या हो गया? 22.25 mm हो गया, 22.25 mm हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने इंजीनियर्स कर्व बना लिया,
उसके बाद में हमने यूटीएम वाला डायग्राम बना लिया। अब हम बात करेंगे कि इस न्यूमेरिकल में निकालना क्या क्या है और उसको किस तरीके से हम निकालेंगे। तो क्या क्या निकालना है यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में चार चीजें हमें बताई गई है। पहला है स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट हमें निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना है, परसेंटेज इलोंगेशन निकालना है और परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया निकालना है। चार चीजें निकालनी है। चारों चीजें के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है स्ट्रेस। तो एफ का वैल्यू, एफ का जो एफ मतलब कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है पी अपॉन ए। तो लोड हमें दिया हुआ है, ठीक है, लोड हमें कितना दिया हुआ है, देखिए लोड हमें दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट के लिए 230 किलो न्यूटन और मैक्सिमम लोड दिया हुआ है 360 किलो न्यूटन। तो हम 360 किलो न्यूटन ले लेंगे, ठीक है। तो लोड हमें दिया हुआ है, एरिया, एरिया का जो फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एरिया। तो यहाँ पर पी का वैल्यू पता है 360, एरिया हम ये वाले फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ए इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्ट्रेस का जो हमें निकालना था, वो चीज क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए देखिए ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। स्ट्रेस यहाँ पर देखिए एफ की जो वैल्यू थी, ये देखिए पी अपॉन ए करके हम स्ट्रेस की वैल्यू को हमने पहले यहाँ पर निकाल चुका है। तो स्ट्रेस की वैल्यू निकल चुकी है। अब बात आती है स्ट्रेन, स्ट्रेन को निकालने की। तो स्ट्रेन जो हमें निकालना है, तो ई इक्वल्स टू और क्या होता है, डेल एल बाई एल होता है। तो डेल एल की वैल्यू यहाँ पर 56 दी हुई है और एल की वैल्यू यहाँ पर 200 दिया हुआ है। तो 56/200 कर देंगे तो आपका डेल एल बाई एल मतलब कि ई स्ट्रेन का भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज पूछा गया है। यहाँ पर हमें पूछा गया है द परसेंटेज इलोंगेशन। तो द परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। देखिए परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, थर्ड वाला जो है ना, उसको यहाँ पर हम निकालते हैं द परसेंटेज इलोंगेशन। तो इस प्रकार से ये हो गया परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, इंक्रीज्ड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो गया, इंक्रीज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखिए इंक्रीज लेंथ क्या क्या है, इंक्रीज लेंथ है आपका 56 और ओरिजिनल लेंथ है 200 इंटू 100। तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, द परसेंटेज इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। और द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, ठीक है, द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो इसका भी बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मूला होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, तो यहाँ पर क्या चीज है, देखिए ये जो बार था इस पे जब हमने लोड लगाया तो क्या हो गया, पतला हो गया। तो 30 mm से क्या हो गया था, 22.25 mm हो गया था, ठीक है। नॉर्मल जो था वो 30 mm था, वो घट करके बहुत ही पतला दुबला हो गया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए कि कॉन्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का परसेंटेज हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, जो डी का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस 22.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर, ये 30 है ना, ये 30 है, 30 का स्क्वायर इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो जो चीजें हमने बताई है, देखी है, वो ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये बार है 200 mm इसका नॉर्मल, इसकी हाइट है 30 mm, देखिए इसकी डायामीटर है, और ये जो बढ़ा है इसकी डेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.139 है, ठीक है। 100 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लग रहा है, बार विद टेंसाइल लोड। द स्ट्रेस ऑफ इलास्टिक लिमिट, तो देखिए एरिया को सबसे पहले यहाँ पर निकाला है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके। तो पाई बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 706.858 करके आ गया है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एरिया। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया P अपॉन A होता है। तो 100 इंटू 1000। क्यों 100 इंटू 1000 किए? क्योंकि 100 किलो न्यूटन है, तो किलो को हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये सारी चीज़ों की वैल्यू है वो किलो न्यूटन में नहीं है, वो न्यूटन में है। ओके, तो यहाँ पर हमें किलो 1 किलो इक्वल्स टू 1000 होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलो न्यूटन को हम यहाँ पर न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 इंटू 1000 हो गया। एरिया क्या हो गया? देखिए एरिया हमने निकाला है 706.858। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई? 141.471 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गई। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू देखिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना। स्ट्रेस तो हमें पता चल गया 141.471 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? डेल एल बाई एल। ठीक है, तो डेल एल की वैल्यू क्या है? 0.139 mm है, और लेंथ की वैल्यू क्या है? 200 mm है। तो यहाँ से आपको स्ट्रेन की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर E का जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ अपॉन ई, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करने से E का जो वैल्यू है वो इतना आया, 203,555.3957 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो ये इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को आगे खिसका देंगे तो 10 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये +5 रहता है, मतलब कि जो डेसिमल है वो राइट की तरफ ट्रेवल करता है उतना ही जीरो लगाते हुए, और अगर माइनस है तो मतलब लेफ्ट की ओर ट्रेवल करता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू जो है परसेंटेज इलोंगेशन, तो इंक्रीज इन एरिया मतलब कि इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर जैसा कि हमने अभी देखा था फॉर्मूले में, इंटू 100, तो 56/200 हमने किया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 28% की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारे पास में। तो यहाँ पर परसेंटेज इलोंगेशन को जो वैल्यू था इसको हमने यहाँ पर देखिए देखा था, हमने लगभग सारी चीजों को ही हमने देखा था। देखिए ये सारी चीजों को ही हमने देखा था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेस निकालने के लिए एरिया को हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ठीक है, एरिया देखिए π/4 इंटू डी स्क्वायर, फिर ई निकालने के लिए एफ अपॉन ई किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ई डेल एल बाई एल हमने किया था। ठीक है, तो ये फिर उसका ये हो गया आपका, इस ई भी निकल गया। अब परसेंटेज इलोंगेशन निकालने की जब बात आई तो इंक्रीज लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ किया था, देखिए 56/200 इंटू 100। अब इसके बाद में परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन किया था, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 100। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए परसेंटेज इलोंगेशन इंक्रीज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 हुआ है, तो 56/200 इंटू 100 इक्वल्स टू 28% हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण इसको हम परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया की जो बात हुई थी, देखिए डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, मतलब नॉर्मल डायमीटर माइनस कॉन्ट्रैक्टेड डायमीटर, मतलब फाइनल डायमीटर जो है इसको हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 100 से, तो क्या वैल्यू आ रही है? 44.99%। तो बहुत ही इजी किस्म के न्यूमेरिकल है। इन सब न्यूमेरिकल को आप लोग बनाने का कोशिश करिए, ट्राई करिए। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और जो हमारा ये जो नोट्स आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, ये भी आप लोग कॉपी में इसे भी देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इसको सॉल्व करने से। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।